नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। चाहे प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना है, चाहे आपकी नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल सिक्योरिटी सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम NSAP जो ओल्ड एज पेंशन के लिए है, ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर व्यूअर्स यानी कि जो हमारे बुनकर हैं उनके लिए, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों, ये सारी योजनाएं हैं जो एक एक करके हम लोग इसको कवर करेंगे। आप लोग जितने भी लोग आप ESI के लिए, RRB ग्रेड बी के लिए, ठीक है, या किसी बैंकिंग के लिए या SSC के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये सारी स्कीम्स हैं जिनको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके सिस्टम्स हैं, उन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी सबसे पहली स्कीम है सोशल सिक्योरिटी स्कीम की। हमारी जो पैनल लिया था हमने उसमें सबसे पहली स्कीम कौन सी हमारी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। तो दोस्तों, सबसे पहली योजना है। आइए जानते हैं कैसे क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में, अबाउट इट, क्या इस स्कीम के बारे में है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब चीज आज हम लोग जानेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये स्कीम क्या है, एक वॉलेंट्री स्कीम है जो एक कॉन्ट्रीब्यूटरी किसके साथ है, पेंशन स्कीम के साथ में एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, ठीक है। सेकंड थिंग, मंथली कंट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम 55 से 200। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर 55 और 200 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 55 और 200, बिकॉज अगर आप लोग यहां देखेंगे क्या है कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कितना है, 18 to 40 है। तो जो व्यक्ति 18 साल का होकर स्कीम को ज्वाइन करेगा उसके लिए है 55 रुपीज, और जैसे 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 स्कीम आगे जाएगी, मान लीजिए आप 35 एज में है, ठीक है, आप क्या करते हैं, स्कीम को ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए क्या होगी, 55 से लेकर 200 के बीच में जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा स्कीम का, वो उसमें एड ऑन कर दिया जाएगा, ताकि जो 18 ईयर से लेकर 40 तक जो कंट्रीब्यूशन वो स्पेंड करेगा, वही कंट्रीब्यूशन 35 से 40 के बीच में जो न्यू व्यक्ति एड ऑन होगा उसको भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक मिनिमम एक जो अमाउंट है जो दोनों के लिए इक्वल होता है। अगर आप 18 ईयर में हैं तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम अमाउंट का है, और जितनी आपकी एज बढ़ जाएगी वो कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपका बढ़ जाएगा जब आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, अंडर दिस स्कीम 50% ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन इज पेबल बाय द बेनिफिशियरी, यानी कि जो भी बेनिफिशियर होगा, ठीक है, जो स्कीम में एलिजिबल होगा वो क्या करेगा, 50% इसका मंथली कंट्रीब्यूशन देगा, और इक्वल ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन कौन पे करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी, इक्वल कंट्रीब्यूशन करेगी। जैसे 55 रुपीज अगर मंथली एक बेनिफिशियरी यानी कि मैं देता हूं तो 55 रुपीज मंथली कौन पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है कि शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आपको क्या दिया जाएगा, इस स्कीम का बेनिफिशियरी दिया जाएगा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर, ठीक है, वर्किंग एज स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं। कौन कौन है इसके अंदर, स्ट्रीट वेंडर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो वर्क है, जो एग्रीकल्चर लेबर्स हैं या एग्रीकल्चर में जो वर्क करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा पार्ट उन्हीं का होता है, आपको पता है सभी को, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो वर्कर्स हैं, हैंडलूम वर्कर्स हैं, रिक्शा वर्कर्स हैं, ऑटो व्हीलर जो है वो जो चलाते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं, फिशरमैन हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी कमोडिटी है जो अनऑर्गेनाइज वर्कर के अंडर आती है, जिनमें गिग वर्कर भी शामिल है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज गिग वर्कर, मेरे को आपका इंतजार रहेगा कि गिग वर्कर क्या है। जल्दी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज गिग वर्कर्स, ठीक है। चलिए वो भी इसके अंदर आप लोग डाल सकते हैं, गिग वर्कर्स, ठीक है, गिग वर्कर भी इसी के अंदर आएगा। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कौन सी एज ग्रुप के लिए है, 18 to 40 इयर्स। जैसे आपको पता है कि अलग अलग जो पेंशन स्कीम है, जैसे अभी अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की जो पेंशन स्कीम्स हैं हम लोग पढ़ेंगे और सभी की अपना एज ग्रुप है, ठीक है। जानते हैं मंथली इनकम क्या होनी चाहिए उसके लिए, 15,000, यानी कि आपकी कम से कम 15,000 से कम आपकी इनकम होनी चाहिए इस स्कीम में एनरोल करने के लिए। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और है कि वह व्यक्ति इज नॉट अ मेंबर ऑफ EPFO, ESIC और NPS स्कीम। इनमें से किसी भी चीज का, यानी कि EPFO हो, NPS है या ESIC है, इनमें से किसी का बेनिफिशियरी एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन फंसा लिया जाता है एग्जाम पेपर में,
ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स, याद रखना 60 इयर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बेनिफिशियरी आर एंटाइटल्ड टू रिसीव अ मिनिमम मंथली एश्योर्ड पेंशन ऑफ 3000, यानी कि याद रखना कि 3000 रुपए प्रति माह आपको कब मिलेंगे, जब आप 60 साल के अप्रोक्स हो जाएंगे। 60 साल होने के बाद आपको 3000 रुपए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। ऑन द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी स्पाउस is eligible for 15% of the monthly pension, याद रखना 100% नहीं मिलेगी, 50% मिलेगी, अर्थात 1500 रुपए, याद रखना। ठीक है, ये काफी बार ये स्टेटमेंट आता है कि 100% यानी कि बेनिफिशियरी की डेथ के बाद उसकी जो वाइफ है या स्पाउस है उनको क्या मिलना चाहिए, कि मिलना चाहिए 100% मिलता है। तो याद रखना 100% नहीं होता, ओनली 50% मिलता है, 50% मिलता है। और एक चीज और है कि इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ जॉइंस द स्कीम दे आर एलिजिबल फॉर 6000 मंथली पेंशन जॉइंटली। अगर ये दोनों लोग अगर एक साथ बेनिफिशियरी में एनरोल करते हैं तो उनको 6000 रुपीज एज अ पेंशन उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी स्कीम और इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने कोशिश की है इसमें कवर करने की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।